बीच की मुद्रा। अब सिर पर वार करें। सोमी हर निर्देश का ध्यानपूर्वक पालन करती है। फिर वो उस चाल को दोहराती है। पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। वो सिर्फ ठीक ठाक नहीं है, वो आश्चर्यजनक रूप से अच्छी है। दूसरे छात्र हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। कॉन्गजून उसे घूरता है और पूछता है, क्या वाकई ये तुम्हारा पहला समय है? सियोमी भी उतनी ही उलझन में दिखती है और कहती है, आमतौर पर मैं बहुत अनाड़ी हूँ। अभी क्या हुआ? कॉन्गजून उसे एक दुर्लभ प्रशंसा देता है। बहुत अच्छा काम किया, मुझे इसका इंतजार रहेगा। और फिर वो बस चला जाता है। उसके बाद सोमी अपनी पहली असली कोशिश करने का फैसला करती है। वो अभ्यास के बाद कॉन्गजून को पकड़ती है और पूछती है कि क्या वो रात का खाना खाना चाहता है। सिर्फ वे दोनों। कॉन्गजून एक पल के लिए उसे शांति से देखता है। फिर वो कहता है, तुम काफ़ी अधीर हो। अगली बार जब हम एक दूसरे को बेहतर जान लेंगे। और इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो चला जाता है। सोमी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है। वो डेटिंग मैनेजर की ओर मुड़ती है और शिकायत करती है, क्या उसे अब तक मेरे प्यार में नहीं पड़ जाना चाहिए था? आखिर ये बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड है? मैनेजर उसे शांति से देखता है और जवाब लेता है, क्या तुम्हें लगा था कि यहाँ के सभी 900 पुरुष शुरू से ही तुम्हारे पीछे भागेंगे? चोई को बस उसी तरह लिखा गया है। कुछ डेट्स दूसरों की तुलना में कठिन होती हैं। सोमी एक पल के लिए उस पर विचार करती है। अगर मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, तो ये असल जिंदगी से अलग कैसे है? मैनेजर कंधे उचकाता है, क्या तुम किसी और को चुनना चाहोगी? सोमी आधे सेकंड के लिए सोचती है। नहीं, रुको। वो नहीं बदल रही है। इसके बजाय वो पूरी तरह से जुट जाने का फैसला करती है। और इस तरह सोमी का अभियान शुरू होता है। हर दिन वो क्लास में अलग लुक में आती है। एक सुबह उसके बाल खुले और लहराते हुए होते हैं। अगली सुबह सावधानी से पीछे बंधे होते हैं। हर कोशिश एक खामोश प्रयोग है, इस उम्मीद में कि कॉन्गजून उसे एक बार देख ले। एक दिन वो उसे एक लेक्चर हॉल में देखती है और जल्दी से उसके पास बैठ जाती है। वो पूछती है कि क्या सीट खाली है? वो हाँ में सिर हिलाता है। वो उसे थोड़ा खिसकने के लिए कहती है। वो खिसक जाता है। प्रोफेसर शास्त्रीय वास्तुकला, स्तंभों, मंदिरों और हेक्सा स्टाइल संरचनाओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लेकिन सोमी एक शब्द भी नहीं सुनती। उसका पूरा ध्यान बगल में बैठे व्यक्ति पर है। जब लेक्चर खत्म होता है तो सोमी फैसला करती है कि उसे भी वहीं जाना है जहां कॉन्गजून जा रहा है। कुंडो अभ्यास के दौरान कॉन्गजून सियोमी को 1-on-1 मैच के लिए चुनौती देता है। वो स्वीकार कर लेती है। वो उसे स्पष्ट रूप से कहता है, इस बार मुझ पर नरमी मत बरतना, अपनी पूरी ताकत लगा दो। वो सिर हिलाती है। वे लड़ते हैं। जब ये खत्म होता है तो रिजल्ट बोर्ड चमकता है। कॉन्गजून हार गया, सोमी जीत गई। अगले दृश्य में कुंडो क्लब एक फ्रेशर वेलकम पार्टी रखता है। हर कोई पी रहा है, गेम खेल रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। सोमी पूरी तरह से शामिल हो जाती है। पेनल्टी ड्रिंक्स पीती है, सीनियरों के साथ मजाक करती है और सबके साथ घुल मिल जाती है। उसी समय कॉन्गजून पहुंचता है। वो अपने बगल में बैठी लड़की को देखता है। सोमी की अंतरात्मा रूखेपन से टिप्पणी करती है, मुझे पता था कि मुझे वो लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। बाद में सियोमी कॉन्गजून की टेबल पर जाती है और साफ तौर पर कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कॉन्गजून। पूरी टेबल हंसी और तालियों से गूंज उठती है। सबको लगता है कि वो नशे में है। कॉन्गजून बस उसे शांति से देखता है और कहता है, हम अभी मिले हैं, तुम मुझे उतनी अच्छी तरह नहीं जानती। उसकी आवाज़ में कोई क्रूरता नहीं है, बस एक शांत सच्चाई है। लेकिन सियोमी इसे अस्वीकृति के रूप में नहीं देखती, वो इसे एक चुनौती के रूप में देखती है। पार्टी के बाद वे दोनों कैंपस की ओर साथ लौटते हैं। रात शांत है, बातचीत आसान है और फिर अचानक बारिश होने लगती है। वे दोनों एक साथ दौड़ने लगते हैं, हंसते हुए भागते हैं। वे एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ रहे हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से भीग जाते हैं। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। वे आखिरकार छात्रावास की इमारत के पास कहीं शरण लेते हैं। सियोमी उसे देखती है और कहती है कि वो इस तरह लाइब्रेरी नहीं जा सकता। वो उससे कहती है कि उसे पहले अपने कपड़े सुखाने चाहिए। वो उसे रुकने के लिए कहती है। उसे एक जगह पता है। वो उसे लॉन्ड्री रूम में ले जाती है। लॉन्ड्री रूम में कॉन्गजून अपने गीले कपड़े सूखने के लिए डाल देता है। उसके बाद वो कहता है कि उसे जाना चाहिए। सियोमी उसे देखती है और कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुकना चाहती हूँ कॉन्गजून। वो लंबे समय तक उसे देखता है, फिर कहता है, तुम अपनी तरह की इकलौती हो। और फिर धीरे से, तुम वाकई बहुत निडर हो, है ना? ये कोई शिकायत नहीं है। जाने से पहले वो पीछे मुड़कर धीरे से कहता है, ठंड मत लगा लेना। अगले दृश्य में कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर सियोमी लाइब्रेरी में शांति से बैठी है। वो ऊपर देखती है और पास में कॉन्गजून को नोटिस करती है। जब उसे एहसास होता है कि वो उसे देख रही है तो वो पास आता है। वो एक पल के लिए रुकता है और पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? सियोमी सिर हिलाती है,
नहीं, वो थोड़ा सिर हिलाता है। तो चलो खाना खाते हैं। वे दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। वे बातें करते हैं और दोनों खुश दिखते हैं। बाद में वे दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, एक आर्किटेक्चर असाइनमेंट जिस पर कॉन्गजून काम कर रहा है और सियोमी धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाती है। वे मेज़ पर कागज़ फैलाकर अगल बगल बैठते हैं। कॉन्गजून कुछ स्केच बनाकर उसे दिखाता है। वो अपना सिर झुकाती है और ईमानदारी से अपनी राय देती है। इसी तरह वे साथ में कई खुशी के पल बिताते हैं। इसी बीच असल दुनिया में नीमो ऑफिस में हलचल मची हुई है। डायरेक्टर सोमी को अपने ऑफिस में बुलाता है और बताता है कि येनोंग का फ़ोन आया था। उसे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, वरना जैसा कि उसने कहा वो मेरे जनाजे में शामिल होगा। फिर डायरेक्टर कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित कहता है, शानदार काम किया, मुझे पिछला एपिसोड पसंद आया, इसे जारी रखो। इससे पहले कि सोमी कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, वो उसे छुट्टी दे देता है। बाद में वो अपनी सहकर्मी को ये खबर सुनाती है। 2 खाली हफ्ते। उसकी सहकर्मी तुरंत जेजू द्वीप की यात्रा का सुझाव देती है, लेकिन सोमी मना कर देती है। अगले सीन में सोमी अपने दोस्त जियोन से खाने पर मिलती है। बातचीत के दौरान सोमी अचानक अपने दोस्त से पूछती है, अगर तुम फिर से 20 साल के हो जाओ तो तुम क्या करना चाहोगे? जी तुरंत एक मजाकिया जवाब देता है, जिससे वे दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन फिर सोमी खुद के सवाल का गंभीरता से जवाब देती है, मैं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल इसके उलट। अगर मैं किसी को पसंद करूं तो मैं सीधे उसके पास जाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय रहूंगी। जी जोर से हंसने लगता है, जब तुम 20 साल की थी तब तुम बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। सोमी उलझन में दिखती है। जी उसे याद दिलाता है कि उस समय असल में सियोन को नैमी पर क्रश था, लेकिन सोमी उसका पीछा करती रही जब तक कि आखिरकार वो उसका नहीं हो गया। वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। वो वही थी जिसने पहले उसे पाने की कोशिश की थी। सोमी शांत हो जाती हैं। तो मैं ऐसी कैसे हो गई? जी कंधा उचकाता है और सादगी से जवाब देता है, उसके साथ इतने लंबे समय तक डेटिंग करने ने तुम्हें बदल दिया। उसके बाद ऑफिस की टीम कंपनी डिनर के लिए बाहर जाती है। पाक कायांग भी वहां आता है, जो सभी को हैरान कर देता है क्योंकि वो कभी इन सभाओं में शामिल नहीं होता। शांति से वो स्वीकार करता है कि उस शाम घर जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। जब डिनर खत्म होता है, वो और मैं एक ही समय में रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। वो सहजता से पूछता है कि क्या वो घर जा रही है। वो सिर हिलाती है, फिर अचानक खुद को सुधारती है, नहीं, असल में मेरी एक डेट है। पाक कायांग जवाब देता है, तो अपनी डेट का आनंद लो। वो उसे जाते हुए देखती है, लेकिन सोमी अंत में ठंडी सड़क पर अकेली खड़ी रह जाती है। एक डेट? सच में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर वो भी चलने लगती है। घर के अगले सीन में उसका फ़ोन जल उठता है। विजुअल डिज़ाइन क्लास ग्रुप चैट से एक नोटिफिकेशन। नयामी ने एक मोबाइल शादी का निमंत्रण भेजा है। सेजुन और नयामी की शादी का समारोह 23 नवंबर 2025। चैट तुरंत बधाइयों से भर जाती है। एक पल बाद गी सोमी को एक प्राइवेट मैसेज भेजती है, क्या वो पागल हो गई है? उसे पता था कि तुम उस चैट में हो। सोमी बस अपनी स्क्रीन पर निमंत्रण को देखती रहती है। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन बजता है। ये सेजुन है। वो फ़ोन उठाती है। वो माफ़ी मांगता है, कहते हुए कि शायद नयामी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये पोस्ट उसके लिए कितना असहज हो सकता है। सोमी की आवाज़ शांत और स्थिर रहती है। ये किसी भी अन्य निमंत्रण से अलग नहीं है। सेजुन राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है। सोमी जवाब देती है कि उसे अब फ़ोन रखना होगा और वो कॉल काट देती है। फिर बिना किसी चेतावनी के यादें वापस आ जाती हैं। वे टुकड़ों में आती हैं। एक युवा सेजुन उसके सामने खड़ा है, अपने काम के पहले दिन के लिए सलीके से तैयार। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? वो हंसती है। तब उनके बीच सब कुछ उज्ज्वल और नया था, लेकिन एक और याद आती है, जो गहरी और भारी है। एक अलग रात सेजुन उसकी कलाई पकड़ता है, उसे जाने देने से मना कर देता है। सोमी की आवाज़ दर्द से तीखी है, तुम खुद को समझते क्या हो? सेजुन धीरे से जवाब देता है, शायद मैंने ही इसे पहले कहा था, लेकिन हम दोनों पहले से ही जानते थे कि चीज़ें बदल गई हैं। सोमी अपना सिर हिलाती है, मैं कभी नहीं बदली। एक ठहराव के बाद सेजुन धीरे से कहता है, लोग बदल जाते हैं। अगर मैं उस व्यक्ति से प्यार कर पाता जो तुम बन गई हो, तो शायद हम हमेशा साथ रह सकते थे। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। और यही वो पल था जब सब कुछ खत्म हो गया। बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की दुनिया के अंदर वापस कामियो क्लब की फ्रेशमैन ट्रिप शुरू होती है।
सोमी बस में चुपचाप बैठी है। उसका दिमाग पुरानी यादों में घूम रहा है। हर एक याद एक ऐसे सीन की तरह चल रही है जिससे वो बच नहीं सकती। उसका कथन धीरे धीरे चलता है। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ, मैंने एक बार भी हमारे साथ बिताए शुरुआती दिनों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम पहले ही बदल चुके थे, क्योंकि हम पहले ही खत्म हो चुके थे, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करती थी। वो रुकती है, फिर धीरे से जोड़ती है। लेकिन यहाँ वापस आने से वे यादें फिर से आ गईं। और अजीब बात यह है कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। हर कोई एक सुंदर खुली जगह पर बस से उतरता है। आसमान उनके ऊपर दूर तक फैला है। दूर से गर्म रोशनी चमक रही है और पहले सितारे दिखने शुरू हो गए हैं। कॉन्ग जुन आसमान की ओर इशारा करता है। एक टूटता सितारा, इसे करीब से देखना चाहती हो? वो उसे शोर से दूर एक शांत जगह पर ले जाता है। नज़ारा खुल जाता है। रात का आसमान सितारों से भरा है। सोमी उसकी ओर देखती है और अचानक पूछती है, क्या अब तुम मुझे पसंद करते हो? कॉन्ग जुन चुप रहता है। वो फिर से पूछती है, इस बार और धीरे से, अभी तक वहां नहीं पहुंचे? वो सीधे जवाब नहीं देता, वो बस उसके पास रहता है। फिर सोमी कुछ ऐसा पूछती है जिसे कहने की उसने योजना नहीं बनाई थी। अगर तुम किसी और से शादी कर लेते हो तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? कॉन्ग जुन उसे शांति से देखता है। ऐसा नहीं है कि शादी करने पर लोग अपनी यादें खो देते हैं। मुझे यकीन है कि मुझे सब कुछ याद रहेगा। वो आगे कहती है, तो तुम मुझे कैसे याद रखोगे? जिस तरह मैं अंत में थी या जिस तरह मैं शुरुआत में थी? कॉन्ग जुन पूरी तरह उसकी ओर मुड़ता है। एक पल बाद वो जवाब देता है, ये सब तुम ही हो। मैं सब कुछ याद रखूंगा, शुरुआत भी और अंत भी। सोमी शांत हो जाती है। फिर वो हल्का सा सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है, इतना काफ़ी होगा। जैसे ही उनके बीच एक रोमांटिक सीन होता है, सब कुछ बदल जाता है। उसके सामने एक सिस्टम मैसेज आता है, मिस सोमी, आपका बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का 1 महीने का फ्री ट्रायल खत्म हो गया है। सोमी इसे देखकर ठिठक जाती है। फिर वो तुरंत घबरा जाती है। वो सिस्टम से कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय सोमी असली दुनिया में वापस जाग जाती है, अकेले सन्नाटे में बैठी हुई। एक पल के लिए वो धीरे से फिर से कॉन्ग जुन का नाम पुकारती है, भले ही वो जानती है कि वो जा चुका है। 1 महीने बाद सोमी अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आ गई है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।